हेलो एंड वेलकम टू ग्रेड ए अनकट। हम नाबार्ड ग्रेड ए क्रैश कोर्स देख रहे थे। पिछले वाले लेक्चर में हमने स्मॉल फाइनेंस बैंक और उसके साथ साथ पेमेंट बैंक्स के बारे में डिटेल में देखा था कि ये इनका बिजनेस मॉडल क्या होता है, उनके फीचर्स हो गए। मतलब ये चीज़ें आपको फेज 2 में ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव में भी काम आ सकती है। ठीक है, सो आज वही क्रैश कोर्स के लेक्चर सीरीज़ में अभी हम थोड़ा ARD के ऊपर फोकस करेंगे। सो ARD पे एक रिपोर्ट पब्लिश की थी नवंबर 2025 में, जिसका नाम है बहस। ठीक है, तो बेसिकली आज हम बहस करेंगे, लेकिन ये बहस क्या है? बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025। ठीक है, सो इसके अंतर्गत जो कुछ डेटा होता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाबार्ड एग्जामिनेशंस। आप याद करिए कि इसी फेज 1 एग्जामिनेशन में आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया इज़ अ मेजर प्रोड्यूसर इन मिल्क करके, और उसने ये भी दिया था कि हम टॉप 3 में आते करके। अभी तो हम नंबर 1 पे आते हैं। और उसने पूछा था कि ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन का हम कितना % प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो 24 टू लेकर 30% के आसपास उसका आंसर था। टू बी एग्जैक्ट उसका आंसर 25% के आसपास था। तो वो जो क्वेश्चन है वो बेसिकली इसके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते थे। ओके, इसके साथ साथ नाबार्ड ग्रेड ए फेज 2 2024 में एक पैराग्राफ दिया था उन्होंने, उसके ऊपर एग प्रोडक्शन और मीट प्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने डेटा वाइज। तो यहाँ पे देखिए 2 मार्क्स और 2 मार्क्स ऐसे करके 4 मार्क्स के थे। तो एग प्रोडक्शन के ऊपर पूछा था उसने कि पर कैपिटा एग हमारे यहाँ पे कितना है अवेलेबिलिटी, उसके उस टाइम पे उसका आंसर 101 था पर ईयर के लिए। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था उसने कि जो मीट प्रोडक्शन होता है उसमें से पोल्ट्री से मीट प्रोडक्शन होता है वो कितना % होता है। ओके, सो ये क्वेश्चन बेसिकली ये एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स से वो पूछता है। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री जो एक पोर्शन है वो स्टैटिक वाला, जहाँ पे आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रीड्स वगैरह पढ़ते हो, उनकी डिसीज़ वगैरह पढ़ोगे बराबर, तो वो चीज़ें तो वो स्टैटिक में आ जाएंगी, वो कभी बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इसके रिगार्डिंग जो डेटा है उसकी रिपोर्ट हम आज पढ़ने वाला है, दैट इज़ बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग, उसके अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है हमारा, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो कृषि भवन न्यू दिल्ली, ठीक है, ये ऑफिस बेसिकली हेडक्वार्टर उसका वहाँ पे है। तो ये इसी की रिपोर्ट है। तो ये देखिए आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन दिखेगा, एग प्रोडक्शन दिखेगा, उसके बाद साथ साथ मीट प्रोडक्शन और उसके साथ साथ वुल प्रोडक्शन, और यहाँ पे दिया भी है। ठीक है भाई, एग्जामिनर क्या करेगा कि यहाँ से ही आपको क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्टली। तो मिल्क प्रोडक्शन हमारा कितना हुआ है, तो है 247.87 मिलियन टन्स का मिल्क प्रोडक्शन हुआ है। इसको कैसे याद रखना है हम देखेंगे। उसके बाद 149.11 बिलियन नंबर एग्स हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं, और मीट प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे 10.50 मिलियन टन्स का मीट प्रोड्यूस हुआ है। उसके साथ साथ अगर वुल की बात करें हम तो 34.57 मिलियन केजी का वुल हमने प्रोड्यूस कर लिया है। तो ये देखिए मिल्क प्रोडक्शन का याद करने का ट्रिक मैं ऐसे याद रखता हूँ। देखिए कैसे ही भी करके हमें याद रखना है। हमें देखिए डिस्क्रिप्टिव में अगर याद रहता तो हम लिखने में इजी हो जाएगा। तो आई होप आप ये रट ही लीजिए, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव में भी वो यूज़ होगा। लेकिन आपने इसको रट भी नहीं लिया, लेकिन थोड़ा ट्रिक से अगर याद कर लिया तो आप ऑप्शन देख के आंसर तक पहुँच सकते हो। अगर उसने पूछा कि एज पर बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 हमारे यहाँ 24-25 में कितना मिल्क प्रोडक्शन हुआ है, तो उसका यूनिट है मिलियन टन्स में हुआ है। ओके, मतलब हम केजी में ही निकाल रहे हैं, यहाँ पे लीटर के हिसाब से नहीं देख रहे हम। तो कितना हुआ है वो दिख रहा है 247.87। अभी मैं इसकी ट्रिक याद रखूँगा कि मुझे 24/7 मिल्क चाहिए, मतलब मुझे हर घंटे मिल्क चाहिए ऐसा समझ लो। तो 24/7 ये देखिए 247 यहाँ पे। तो ऐसे ही कुछ जुगाड़ करके याद रखना है। उसके बाद ये कैसे याद रखना है, एग प्रोडक्शन कितना हुआ है, कितना बोल रहा है वो 149.11 के आसपास हुआ है। एग्स की स्पेलिंग क्या है, AEGG। तो जी है मतलब जी का स्क्वायर है, और जी कितना होता है, जी इज इक्वल्स टू 7। ये 7th अल्फ़ाबेट है ना, तो 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49। ठीक है, तो ऐसे ही करके देखिए यहाँ पे 149 है। सो 149 बिलियन एग्स का प्रोडक्शन हमने किया है। ये मीट प्रोडक्शन कितना हुआ है, तो ये ईजी है। ठीक है, 10 × 5 कर लीजिए, 10.50 मिलियन टन्स का मीट प्रोडक्शन हुआ है। और यहाँ पे अगर आपको पूछे कि वुल का प्रोडक्शन कितना हुआ है हमारे यहाँ पे, तो 34.57 मिलियन केजी का हुआ है। कैसे याद रखना है, सिंपल 3, 4, 5, 6 और बीच में पॉइंट देना है। तो 34.56 है, ये बोला है 34.57 के आसपास। ठीक है, सो ये हमारा एनुअल प्रोडक्शन है इन टर्म्स ऑफ मिल्क हो गया, नंबर ऑफ एग्स हो गए, मीट इन फॉर्म ऑफ टन्स, और यहाँ पे केजी में भी
34.57 के आसपास वुल प्रोडक्शन है। तो ये डेटा ऐसे ही हमें याद रखना है। तो इसके साथ साथ हम थोड़ी चीज़ें भी देखेंगे नीचे। ये देखिए बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे मिल्क है, यहाँ पे एग है, यहाँ पे मीट प्रोडक्शन है और यहाँ पे वुल प्रोडक्शन है। यहाँ देखिए बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 सत्यमेव जयते, यही हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरी है। तो ये रिपोर्ट देखिए कौन पब्लिश कर रहा है, बेसिकली इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले जो सेक्रेटरी है हमारे नरेश पाल गंगवार, इन्होंने ये बेसिकली ये डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं। तो ये रिपोर्ट कब पब्लिश करी गई थी, तो 18 नवंबर 2025। तो ये नवंबर की रिपोर्ट है यार, तो एग्जाम के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि रिसेंटली ही लॉन्च की गई है। तो उसका प्रीफेस पढ़ लेते, फॉरवर्ड पढ़ लेते हैं, क्या बोलता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। द लाइवस्टॉक सेक्टर इज अ वाइटल इंजन ऑफ इंडियाज रूरल इकोनॉमी। बराबर गाँव में आपको क्या मिलेगा भाई, ठीक है, गाय भैंस ही मिलेंगी नॉर्मली। एंश्योरिंग न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल इनकम टू मिलियंस, स्पेशली स्मॉल होल्डर्स एंड विमेन, ठीक है। सो स्मॉल होल्डर्स या फिर विमेन का बेसिकली वो इनकम सोर्स होता है। इट इज़ अ कॉर्नर स्टोन ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ऑफरिंग इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड एम्पावरिंग कम्युनिटी इन क्लाइमेट वल्नरेबल रीजन वेयर क्रॉप फार्मिंग इज अनसर्टेन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिली एरिया हो गया, ड्रॉट एरिया हो गया, वहाँ पे फार्मिंग पॉसिबल ही नहीं है, तो वहाँ पे लाइफस्टॉक प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट में आ जाएगा। मतलब आप यहाँ पे एग का प्रोडक्शन करिए, मिल्क का प्रोडक्शन करिए, मीट का करिए, वगैरह वगैरह, ये चीज़ें यहाँ पे ईजी तरीके से हो जाएगी क्योंकि क्रॉप फार्मिंग इज अनसर्टन। सो दिस सेक्टर्स रोबस्ट ग्रोथ विद ए कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 12.77% फ्रॉम 2014-15 से लेकर 23-24 तक अंडरस्कोर्स इट्स डायनामिज्म एंड इट अकाउंट्स फॉर मोर देन 31% ऑफ एग्रीकल्चर जीवीए, ठीक है। सो जो भी हमारा जीवीए या फिर जीडीपी एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, इसको हम बोलेंगे एग्रीकल्चर ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो इसमें 31% कंट्रीब्यूशन किसका है, लाइवस्टॉक सेक्टर का है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। आपको पूछेगा कि टोटल एग्रीकल्चर जीवीए में लाइवस्टॉक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है, तो याद रखना है उसको 31%, या फिर ऐसे करके ट्रिक करके 1/3 करके याद रख लीजिए। 1/3 मतलब 33 होता है, लेकिन आपको वो एग्जैक्ट पूछेगा, ठीक है, तो उसका आंसर रहेगा 31%। ये किस में, एग्रीकल्चर जीवीए में। अगर हमारा टोटल जीवीए देखा जाए, जैसे हम इसको टोटल जीडीपी बोलते हैं, ठीक है, वो बेसिकली फैक्टर कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट बाद में देखेंगे। अभी आप कंसिडर करिए कि जीवीए बेसिकली जीडीपी होता है। तो लाइवस्टॉक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टोटल जीवीए में कितना है, तो 5 के बाद 5.5%। ओके, सो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट सीख लिए कि लाइवस्टॉक सेक्टर का एग्रीकल्चर जीवीए में कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, तो 31%, और टोटल जीवीए में कितना है, तो 5.5%। टोटल मतलब क्या, एग्रीकल्चर हो गया, उसके बाद इंडस्ट्री सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, ये सभी को मिला के। तो इसमें से 5.5% कहाँ से आता है, लाइवस्टॉक सेक्टर से आता है। इट सॉलिडिफाइज इंडियाज ग्लोबल स्टैंडिंग एज ए टॉप प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, सेकंड लार्जेस्ट एग प्रोडक्शन एंड लीडिंग मीट प्रोड्यूसर। तो हमको ये भी पता है कि मिल्क में हम नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, एग्स में हम नंबर 2 है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहला कौन रहेगा, तो चाइना रहेगा, ये हम देखेंगे नीचे टेबल में। ओके, उसके बाद लीडिंग मीट प्रोड्यूसर भी है, लीडिंग है मतलब नंबर 1 पे हम अभी भी नहीं है, ठीक है, तो कौन है, कैसे है, ये भी हम नीचे टेबल में देखेंगे। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, द कंप्रिहेंसिव डेटा विद इन द बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक इज ए इंडिस्पेंसेबल फॉर एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। ये डेटा किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, पॉलिसी मेकिंग के लिए। एंड दिस डिटेल डेटा सेट ऑन लाइवस्टॉक पॉपुलेशन एंड प्रोडक्शन इज अ फाउंडेशन फॉर डिजाइनिंग एंड मॉनिटरिंग की गवर्नमेंट इनिशिएटिव, जैसे कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन और नेशनल लाइवस्टॉक मिशन। देखिए नेशनल लाइवस्टॉक मिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी के नाबार्ड के फेज़ 1 में उसने क्या पूछा था कि हमको दिए थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल लाइवस्टॉक मिशन, तो 1, 2, 3, तो तीनों के तीनों थे, ऑल ऑफ दी अबाउ उसका आंसर था। ओके, सो ये स्कीम भी आपको डिटेल में पढ़नी है, ठीक है। बाकी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ लेना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ। उसके बाद देखते थे थोड़ा सा प्रीफेस इसमें से क्या है। तो देखिए ये है 26th एडिशन बराबर इस डेटा का। सो दिस एडिशन कवर्स डेटा कवरिंग फॉर ए पीरियड फ्रॉम मार्च 24 से लेकर फरवरी 2025। तो ये डेटा कहाँ से कहाँ तक है, मार्च से लेकर फरवरी तक। ओके, और यहाँ पे आपको किस तरह का डेटा मिल जाएगा, डेटा फॉर ऑल 4 मेजर लाइवस्टॉक प्रोडक्ट, इसको भी शॉर्ट फॉर्म दिया उसने MLP, मेजर लाइवस्टॉक प्रोडक्ट। और कौन से 4 है, ये एक मिल्क, उसके बाद मीट, उसके बाद एग, उसके बाद वुल। सो ये सब का सब डेटा है, ये इलेक्ट्रॉनिकली कलेक्ट किया गया था, किसके थ्रू, तो ई-लिस के थ्रू, ठीक है। ई-लिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका लॉन्ग फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ISS मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे। तो ये लाइवस्टॉक का सैंपल सर्वे रहेगा इसलिए यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉनिकली वो कलेक्ट कर रहे हैं इसके यहाँ पे, इसलिए इसको बोला है ई-लिस।
तो आपको सिंपल एग्जाम में वो ई लिस्ट का लॉन्ग फॉर्म भी पूछ सकता है, या फिर डायरेक्टली पूछेगा कि ये किसके बारे में बात हो रही है करके, या फिर ये कौन सा एप्लीकेशन है जिसके हिसाब से ये डेटा कलेक्ट किया जाता है। सो ऑप्शन में रहेगा आपको, ठीक है, तो उसका आंसर रहेगा ई लिस्ट। तो याद रखना ई लिस्ट, लिस्ट मतलब क्या होता है, लाइव स्टॉक इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे एप्लीकेशन। सो ये एप्लीकेशन है, जैसे सेंसस करने के लिए एप्लीकेशन होता है, आपको पता है सेंसस के टाइम पे हमारे यहाँ पे टीचर्स लोग या फिर कोई भी सेंसस ऑफिसर्स आते हैं, वो अपने पास वो टैबलेट लेते आते हैं ना, तो वहाँ पे वो डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उनके पास भी वो एप्लीकेशन होता है, सेंसस एप्लीकेशन वाला। तो वैसे ही ये एप्लीकेशन है। तो ये ई लेस है, बेसिकली मिल्क हो गया, मीट हो गया, एग हो गया या फिर वूल हो गया, ये जो प्रोडक्शन का डेटा है उसको बेसिकली ये कलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट ELISS। तो यही है पहला उसका चैप्टर इंट्रोडक्शन। क्या बोल रहा है ये चीज़ें देखिए, ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं आपको जो बता रहा हूँ ये इंट्रोडक्शन वाली इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें हम थोड़ा अभी 5 मिनट के बाद पढ़ेंगे। सो क्या बोलता है ओवरव्यू, एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग कंप्रेहेंसिव स्टैटिस्टिक्स ऑन लाइवस्टॉक सेक्टर थ्रू 2 मेजर स्कीम्स। पहला है लाइवस्टॉक सेंसस होती है, बराबर। आप कमेंट में मेंशन करिए कि लाइवस्टॉक सेंसस कितने साल के बाद होती है। जैसे हमारी सेंसस नॉर्मली एवरी 10 ईयर्स होती है ना, तो लाइवस्टॉक सेंसस कितने साल की बाद होती है, और अभी कितना वाला लाइवस्टॉक सेंसस आया था, वो 15 था कि क्या था, आप मुझे वहाँ पे मेंशन करिए करके। एग्रीकल्चर सेंसस और लाइवस्टॉक सेंसस में क्या क्या फ़र्क है वो भी आप नीचे कॉमेंट में मेंशन करिए। देखिए आपके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्प करने के लिए काम में जाएगी। इसका आंसर भी नीचे दिया गया है। और दूसरा तरीका होता है इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे। तो याद देखिए लाइवस्टॉक सेंसस इज अ नेशन वाइड क्विनक्वेनियल एक्सरसाइज। क्विनक्वेनियल मतलब क्या होता है, हर 5 साल में। तो भाई आंसर तो आपको मिल गया, लाइवस्टॉक सेंसस हर 5 साल में कंडक्ट किया जाता है। ओके, बेसिकली लाइवस्टॉक की पॉपुलेशन क्या है, कैसे है, ये चीज़ें यहाँ पे मिलती है। ये है लाइवस्टॉक सेंसस। दूसरा है हमारा इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे। ये क्या है, बेसिकली इट सर्व एज अ प्राइमरी स्कीम फॉर जनरेटिंग रिलायबल डेटा ऑन द प्रोडक्शन एस्टिमेट्स ऑफ MLP, मेजर लाइवस्टॉक प्रोडक्ट, जैसे कि मिल्क के ऊपर डेटा, एग्स के ऊपर डेटा, मीट के ऊपर और उसके बाद वुल के ऊपर। सो विच फॉर्म द बेसिस फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन इन लाइवस्टॉक सेक्टर। ये ISS सर्वे डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी फॉर ISS आर डेवलप बाय हु, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो ये ICAR की एक विंग है, इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है, SRI, इंडियन एग्री स्टैटिस्टिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, नाम में ही दिखा है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन आंसर में ये नहीं रहेगा, ये आपको शॉर्ट फॉर्म रहेगा। ठीक है, सो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, सो यहाँ पे ये डेटा कैसे लिया जाता है, क्या लिया जाता है, वो चीज़ें दी है, इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सीजन वाइज डेटा कलेक्ट किया जाता है। समर सीजन मतलब क्या होता है, तो मार्च से लेकर जून तक हमें पता है 122 डेज का होता है। रेनी सीजन 1 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर 123 डेज का। ठीक है, 1 to 3 डेज का। और जो विंटर सीजन होता है डिपेंडिंग ऑन लीप ईयर, वो 120 डेज या फिर 120 डेज 121 का रह सकता है। ओके, सो ये चीज़ें जो मैंने यहाँ पे दी है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला बस थोड़ा हाईलाइट किया, तो हल्का सा पढ़ लेना आप। ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि ये रिपोर्ट में हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है। ओके, सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो रूरल एरिया का डेफिनेशन और अर्बन एरिया का डेफिनेशन क्या है। सो अर्बन एरिया अकॉर्डिंग टू सेंसस डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 टाउन्स होते हैं। एक होता है स्टैट्यूटरी टाउन्स, जिसको हम बोलते हैं वैधानिक शहर, बराबर, और उसके बाद होता है सेंसस टाउन। स्टैट्यूटरी टाउन मतलब क्या होता है, जो स्टेट लॉ से क्रिएट किया गया हो। जैसे कि आपको पता है कि फॉर एग्जांपल मिलिट्री वाला चीज़ पता होगी आपको, कैंटनमेंट बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, सो ये स्टैट्यूटरी लॉ के हिसाब से बना है, बाय स्टेट लॉ के हिसाब से बना गया है, इसीलिए उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी टाउन। जैसे कि देखिए ऑल प्लेसेस विद म्यूनसिपैलिटी, कॉरपोरेशन, कैंटनमेंट बोर्ड या फिर नोटिफाइड टाउन एरिया कमिटी होगा। सो ये सभी के सभी स्टेट लॉ से डिक्लेयर किए जाते हैं, इसीलिए इसको स्टैट्यूटरी टाउन बोला जाता है। ओके, इसमें याद रखने लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये स्टेट लॉ के हिसाब से क्रिएट किए जाते हैं। अभी ये देख लीजिए सेंसस टाउन क्या चीज़ होती है। सो द प्लेस विच सेटिस्फाई फॉलोइंग क्राइटेरिया आर डिक्लेयर एज अ टाउन। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो भाई सेंसस टाउन की मिनिमम पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, 5000 के आसपास होनी चाहिए। ओके, 5000 मिनिमम पॉपुलेशन होनी चाहिए। उसके साथ साथ एटलीस्ट 75% ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशन शुड बी एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर परस्यूट्स। ठीक है, एग्रीकल्चर में नहीं, एग्रीकल्चर होगा तो वो तो रूरल एरिया हो जाएगा। हम किसके बारे में बात करें, टाउन वाली बात करें, और वो भी अर्बन एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ का जो 75% मेल वर्किंग पॉपुलेशन है वो नॉन एग्री एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व होना चाहिए। वो फॉर एग्जांपल अगर आप पानीपुरी की शॉप भी होगी आपकी फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट फूड में, तो वो वाली चीज़ें भी यहाँ पे इंक्लूड हो सकती है। उसके साथ साथ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 400% पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर है तो इसमें नियर अबाउट 400 लोग होने चाहिए एटलीस्ट। उससे ज़्यादा होंगे तो भी कोई दिक्कत है नहीं।
तो ये चीज़ें आपको इंटरव्यू में पूछी जाती है कि स्टैट्यूटरी टाउन या फिर सेंसस टाउन में डिफरेंस क्या है करके। तो सेंसस टाउन क्या होता है, मिनिमम पॉपुलेशन कितनी है, 5000 होगी, 75% ऑफ मेल वो नॉन एग्री एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे, और इसके साथ साथ जो डेंसिटी है वो 400 पर स्क्वायर किलोमीटर या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, तो ये होगा सेंसस टाउन। और रूरल एरियाज़ क्या होगा, इसके बाहर का सभी एरिया वो रूरल एरिया रहेगा, जैसे ऑल एरियाज नॉट कवर अंडर स्टैट्यूटरी टाउन एंड सेंसस टाउन विल बी कंसिडर एज ए रूरल एरिया। सो ये सेंसस टाउन की डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट। तो 5000 पॉपुलेशन, 75% मेल नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व और 400 डेंसिटी। ठीक है, उसके बाद ये विलेज क्या होता है, वार्ड क्या होता है, ये पढ़ लीजिएगा। अभी ये इंडिजिनस एनिमल, इंडिजिनस एनिमल मतलब क्या होता है, बेसिकली देसी गावटी वाला। सो एनिमल विच बिलोंग्स टू डिस्क्रिप्ट और नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये देखिए इंडियन ओरिजिन है इसका, जैसे फॉर एग्जांपल गिर गाय होगी, बराबर, ये वाली चीज़ें। नेटिव ब्रीड ऑफ एनिमल, लेकिन जर्सी गाय या फिर होल्स्टेन फ्रीजियन ये हमारी इंडिजिनस नहीं है, ठीक है, ये एक्सोटिक रहेगी। नेटिव ब्रीड ऑफ एनिमल विच फिनोटिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड रजिस्टर्ड बाय नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च आर नोन एज इंडिजिनस ब्रीड्स, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन डिस्क्रिप्ट। नॉन डिस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, क्रॉसिंग नहीं हुई है उसकी, ठीक है। क्रॉस मतलब क्या है, इंडिजिनस प्लस एक्सोटिक की क्रॉसिंग होती है, उसको बोलेंगे आप डिस्क्रिप्ट ब्रीड, लेकिन ये नॉन क्रॉसिंग वाला है। एक्सोटिक मतलब क्या होता है, नॉन नेटिव, मतलब भारत का नहीं, हमारे देश का नहीं, ये बाहर का है। सो एनिमल्स विच आर डेवलप इन अदर कंट्री दे आर डिस्क्राइब एज एक्सोटिक एनिमल्स। इसके सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जर्सी काऊ और उसके साथ साथ होल्स्टेन फ्रीजियन काऊ, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री वाला आप नाबार्ड का स्टैटिक पोर्शन पढ़ लीजिए, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्रॉस ब्रेड क्या होता है, क्रॉस ब्रेड मतलब इसका और इसका बेसिकली मिलन होता है, क्रॉस ब्रेड एनिमल। एनिमल्स विच आर प्रोड्यूस बाय क्रॉसिंग इंडिजिनस एनिमल्स विद एक्सोटिक ब्रीड्स और इंडिजिनस एनिमल्स विच हैव एक्सोटिक इनहेरिटेंस एज डिस्क्राइब एज ए क्रॉस ब्रेड। उसके बाद एनिमल्स इन मिल्क क्या होता है, एनिमल्स इन मिल्क का मतलब ये होता है कि वो अभी दूध दे रही है, और ड्राई एनिमल्स का मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी गाय या फिर कोई भी भैंस है अभी वो दूध नहीं दे रही है, लेकिन वो प्रेग्नेंट होने के बाद या फिर जब बच्चा पैदा होगा उसके बाद वो दूध देगी, ठीक है। लेकिन जो बिटवीन पीरियड रहेगा उसको बोलेंगे हम ड्राई एनिमल। पढ़ लेते हैं एनिमल्स इन मिल्क। एनिमल्स इन मिल्क प्रोडक्शन आर डिस्क्राइब एज एनिमल्स इन मिल्क। द नॉर्मल एज एट ए टाइम ऑफ फर्स्ट काल्विंग, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपको, 2.5 ईयर्स। कितना है वो, 2.5 ईयर। फर्स्ट काल्विंग का मतलब, काल्विंग मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ, जब गाय बछड़े को जन्म देती है उसको बोलते हैं काल्विंग। सो ये कितना होता है, 2.5 साल, 2.5 ईयर्स फॉर एक्सोटिक और क्रॉसब्रीड काउज, वाइल इट इज़ 3 to 4 ईयर्स अमंग द इंडिजिनस काउज एंड बफेलोज। अगर वो क्रॉस है या फिर एक्सोटिक है तो उसका रहेगा 2.5 साल, और यहाँ पे 3 to 4 ईयर्स में वो बछड़ा दे देगी। ड्राई एनिमल्स मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया, एनिमल्स विच आर कार्ड बट एट प्रेजेंट नॉट इन अ प्रोडक्शन, मतलब वो दूध नहीं दे रही है, इसको बोलेंगे हम ड्राई एनिमल्स। इसका एक मराठी वर्ड भी है, बाकड़, बाकड़ बोलते हैं उसको, बाकड़ी। ब्रॉयलर, ब्रॉयलर मतलब क्या होता है, ऐसे चिकन या फिर ऐसे पोल्ट्री बर्ड्स जो मीट प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं। ओके, दीज बर्ड्स कंप्लीट देयर ग्रोथ विद इन 6 to 8 वीक्स। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 6 to 8 वीक्स में ये मीट प्रोडक्शन के लिए ग्रो हो जाता है। लेयर्स मतलब क्या होता है, अंडे देने वाली। ओके, लेयर्स आर दोज पोल्ट्रीज विच ले एग्स, ठीक है। ये प्रीलिम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेयर्स क्या होता है, ब्रॉयलर क्या होता है, सिंपल, लेकिन अभी बंद कर दिया IBPS ने। पोल्ट्री फार्म, देखिए इसकी लीगल डेफिनेशन क्या है, फार्म्स विच हैव मोर देन 1000 पोल्ट्री बर्ड्स, उसको बोलेंगे हम पोल्ट्री फार्म। ओके, तो ये 1000 वाला इंपॉर्टेंट है। सो फार्म विच हैव मोर देन 1000 पोल्ट्री बर्ड्स विल बी कंसिडर एज ए कमर्शियल पोल्ट्री फार्म्स। गवर्नमेंट फार्म्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज would be treated as a commercial farms for the purpose of the survey. Other farms will be covered under backyard poultry. Backyard मतलब फॉर एग्जांपल आपको भी पता होगा कि गांव में फॉर एग्जांपल किसी के घर में भी 10-12 के आसपास पोल्ट्री बर्ड्स रहती है, ठीक है। तो वो कमर्शियल हुई क्या, नहीं, वो कमर्शियल नहीं, उसको बोलेंगे हम बैकयार्ड पोल्ट्री। ओके, लेकिन पोल्ट्री फार्म के लिए डेफिनेशन होनी चाहिए कि मिनिमम 1000 बर्ड्स होने चाहिए वो फार्म में। बुचर शॉप, बुचर शॉप मतलब क्या होता है, बेसिकली जहाँ से आप मटन लेते हो वो वाला। These are smallest selling points of the meat where number of animals slaughtered will be less than 10, ठीक है। सो बेसिकली लेस देन 10 एनिमल्स। फॉर एग्जांपल कोई भी मटन शॉप में आप अगर जाते हो तो भाई हार्डली 2-3 या फिर 4-5 बकरे काटे जाते हैं। ओके, सो लेस देन 10 उसको बोलेंगे बूचर शॉप। यूनिट एंड पॉपुलेशन, द यूनिट इज वेल डिफाइंड एंड आइडेंटिफाइड एलिमेंट और ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑन विच ऑब्जर्वेशन कुड बी मेड। द एग्रीगेट ऑफ द यूनिट अंडर द स्टडी इज टर्म एज पॉपुलेशन। ओके, सैम्पलिंग यूनिट, सैम्पलिंग फ्रेम क्या है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है नहीं, ये चीज़ें मैंने आपको एक ओवरव्यू देने के लिए बताया था, तो वो इंट्रोडक्शन का पार्ट था। अभी है उसके बाद डिजिटाइजेशन ऑफ IAS। IAS मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे। ई लिस्ट का लॉन्ग फॉर्म मैंने क्या बताया था,
इलेक्ट्रॉनिक लाइव स्टॉक इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे। तो ये बस याद रखना, इसमें कुछ पढ़ने लायक चीज़ें है नहीं। यहाँ पे दिया है कि सैंपल सर्वे कैसे किया जाता है वगैरह वगैरह, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि ये किसने एप्लीकेशन बनाया है। सैंपल सिलेक्शन किया जाता है, अलोकेशन किया जाता है, बराबर। फील्ड डेटा कलेक्शन होता है, मतलब समझिए ना कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ये एप्लीकेशन है, आप ये एनिमल हस्बेंड्री के कोई लाइव स्टॉक सेंसस वाले ऑफिसर हो, आपके पास एप्लीकेशन है मोबाइल में, तो क्या करेंगे आप सैंपल सिलेक्ट करोगे पहले अंदर, बराबर। आपको सैंपल अलॉकेट किया जाएगा कि ये आपको करना है करके, उसमें फील्ड में जाके आप डेटा कलेक्ट करोगे, उसमें जियो मैपिंग भी करोगे। फॉर एग्जांपल आप फोटो निकाल रहे हो तो वहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डायरेक्टली आ जाएगी, बराबर। ये डेटा सिंक हो जाएगा। तो इस तरह से रियल टाइम सर्वे मॉनिटरिंग होगी। 3 टायर फील्ड डेटा सुपरविजन होगा, ये 3 टायर पे होता है, ठीक है। मेकर लेवल, चेकर लेवल वगैरह वगैरह। उसके बाद ऑटोमेटेड क्वेरी वगैरह वगैरह ये चीज़ें आएगी, ठीक है। सो ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं है। मैंने आपको जो ई लीज का लॉन्ग फॉर्म बता दिया है या फिर वो एप्लीकेशन है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो इट इज़ दी समरी ऑफ एस्टिमेशन ऑफ मेजर लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स MLP। ओके, तो पहला पढ़ते हैं दूध, मिल्क। तो पहला मेजर हाईलाइट्स ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन। तो यहाँ पे देखिए, ये बाल्टी में दूध यहाँ पे है और यहाँ पे वो दूध निकाल रहा है। ओके, इसको बोलेंगे हम एनिमल्स इन मिल्क। ड्राई एनिमल्स नहीं बोलेंगे क्योंकि वो दूध दे रही है। ओके, तो अभी हमको रटना है, चीज़ें रटना है, ऐसा भी समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपको डिस्क्रिप्टिव में कुछ लिखना है लाइव स्टॉक के बारे में तो आपको चीज़ें आनी चाहिए, आपको वो डेटा पता होना चाहिए। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से है तो थोड़ा ट्रिकी करके याद करके भी जा सकते हैं हम। ओके, तो यही चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। लेकिन आई सजेस्ट यू कि आप ये चीज़ें रोज़ पढ़िए, ठीक है। ये डेटा वाली जो चीज़ है ना, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री वाली, तो आप अपने जो स्टडी टेबल है वहाँ पे थोड़ा सा पेपर लगा के ये चीज़ें डेटा वहाँ पे कर लीजिए और उसको रोज़ रिवाइज करिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी। ओके, तो देख लेते हैं कि क्या पढ़ना है। तो टोटल मिल्क प्रोडक्शन इन द कंट्री कितना है हमारा, 247.87 मिलियन टन्स। ये लीटर में है क्या, नहीं, ठीक है। हम नॉर्मली दूध लीटर में गिनते हैं, लेकिन यहाँ पे टन्स में है, मतलब केजीज में है, बराबर। तो कितना है हमारे यहाँ पे 247.87। कैसे याद रखना है मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। 24/7 फॉर एग्जाम्पल मुझे मिल्क चाहिए, तो 24/7 मतलब क्या होता है, 247। तो 247 मिलियन टन्स, ठीक है। ये 0.87 छोड़ दीजिए। ओके, 24/7, ठीक है। टोटल मिल्क प्रोडक्शन मुझे याद हो गया। उसके बाद टोटल मिल्क प्रोडक्शन कितने से इंक्रीज हुआ है, कितने परसेंट से, तो कितने परसेंट हुआ, 3.58%, ठीक है। अगर आपको ये दिखेगा तो 3 + 5 = 8, 3.58 ऐसे कुछ तो भी कर देना, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि ऐसी चीज़ें याद होती हैं, मुझे तो ऐसी ही याद होती है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रिक पता है तो आप कमेंट में मेंशन करिए, बाकी लोगों के लिए भी वो हेल्प हो जाएगा। सो मिल्क प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ है, तो 3.5% से, मतलब 3.58% से। ओके, और ये डेटा हम किसके बारे में बात करें, 2024-25 की, और वो भी मार्च से लेकर फरवरी तक। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क कितना है, तो वो है 485 ग्राम्स पर डे। मतलब एक दिन में एक व्यक्ति के लिए कितना दूध हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो है आधा किलो के आसपास। आधा किलो टू बी प्रिसाइज, ये याद रखना है हमको, 485 ग्राम्स, 485 ग्राम्स। ओके, IBPS प्रिसाइज होता है, वो आपको 485, 495, 505 ऐसे ऑप्शन भी दे सकता है, ठीक है। तो उसके बाद ये याद रखना है आपको 485 ग्राम्स। एवरेज यील्ड पर एनिमल पर डे फॉर एक्सोटिक और क्रॉस ब्रेड। एक्सोटिक मतलब हमारी नहीं, जैसे कि जर्सी का या फिर होल्स्टाइन फ्रीजियन वाले का है, इज 9 kg पर डे पर एनिमल, ठीक है। मतलब कोई एक्सोटिक एनिमल है तो वो दिन में कितना दूध देती है, तो 9 किलो के आसपास दूध देती है गाय, जर्सी गाय फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर यही नॉन डेस्क्रिप्ट या फिर इंडिजिनस है, मतलब हमारी देसी काऊ है या फिर क्रॉस नहीं है वो, तो कितना दे रही है वो, 3.86 kg पर डे पर एनिमल दे रही है, ठीक है। मतलब एक एनिमल एक दिन में 3.86 kg दे रहा है अगर वो इंडिजिनस है तो, ठीक है। इसको याद रखना है। तो 9.05 kg पर डे पर एनिमल फॉर एक्सोटिक क्रॉस ब्रेड और 3.86 kg पर डे पर एनिमल फॉर इंडिजिनस। उसके बाद तो ये जो क्रॉस ब्रीड है इसका प्रोडक्शन 4.97 से बढ़ गया है और जो इंडिजिनस है उसका प्रोडक्शन 3.51 से बढ़ गया है। ओके, 4.97% और इसके बाद 3.51%। अभी ये हमें याद रखना है, ये चीज़ें वो पूछता है कि टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट, वो पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, बराबर। अगर उसको डिफिकल्ट कर रहा है तो वो पूछेगा सेकंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क होने करके। तो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो उत्तर प्रदेश में। कितना परसेंट होता है, तो 15% के आसपास उत्तर प्रदेश में मिल्क प्रोड्यूस होता है।
उसके बाद होता है वो राजस्थान में। आप देखिए भाई उत्तर प्रदेश में वैसे भी पॉपुलेशन ज़्यादा है गाय की, भैंस की, एज पर लाइवस्टॉक सेंसस, और उसके बाद राजस्थान में आती है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे दूध ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। सो उत्तर प्रदेश नंबर 1, राजस्थान नंबर 2। देखिए हम अमूल का दूध पे थे, इसका मतलब ये नहीं कि गुजरात नंबर 1 है। ओके, अमूल क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, बराबर। तो गुजरात इज नॉट दी आंसर, आंसर क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट। उसके बाद राजस्थान, ये भी याद रखना है, राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश, एमपी, यूपी के बाद तीसरे नंबर पे एमपी। उसके बाद देखिए गुजरात 4 नंबर पे, और उसके बाद है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा देखिए आप नासिक हो गया, संगमनेर हो गया, बराबर। ये वाली जो एरिया है ना, नासिक नहीं बोलेंगे हम, संगमनेर खास करके, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होता है। वहाँ पे देखिए आप डेयरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ज़्यादा मिलेगी आपको, बराबर। मिल्क पाउडर हो गया, दूध हो गया, ये वाली चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेगी, घी बनाना हो गया। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट, सबसे पहला यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। और इन पांचों मिला के मोर देन 50% यही कवर कर रहे हैं ओवरऑल मिल्क प्रोडक्शन का, ठीक है, 54.09% टू बी प्रिसाइज। आपको ये भी दे सकता है कि आपको वही मेंशन करेगा कि टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसर स्टेट्स आर दिस एंड दिस, दे कंट्रीब्यूट ब्लैंक, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक रहेगा, दिस % ऑफ टोटल मिल्क प्रोडक्शन। तो मोर देन 50% याद रखना है आपको, 54.9%, 09%। और इंडिया इज अ ग्लोबल, क्या इंडिया इज ग्लोबल रैंक इज फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, हम नंबर 1 पे हैं। नाबार्ड ने पूछा था हम नंबर 1 पे हैं या फिर टॉप 3 में आते हैं, लेकिन हम ग्लोबल प्रोडक्शन का कितना प्रोड्यूस करते हैं, तो उसका आंसर है 25%। तो उसमें 24 से लेकर 30% के आसपास उसमें रेंज दी थी। ओके, सो फिर से रिवाइज कर लेते हैं, हमारा मिल्क प्रोडक्शन कितना हुआ है? 247.87। कैसे याद रखना है? 24/7 मुझे मिल्क चाहिए। कितना ग्रोथ हुआ है? 3 + 5 = 8, मतलब 3.58%। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कितना है? आग बंद कर दीजिए आप, ठीक है। तो कितना है वो? 485 ग्राम्स पर डे, मतलब ½ kg पर डे एक आदमी के लिए दूध अवेलेबल है। उसके बाद करिए टॉप 5 प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से थे हमारे? उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र। और ये पांचों मिला के कितना % कवर करे? 54.09% ऑफ टोटल मिल्क प्रोडक्शन। यूपी कितना कर रहा है? तो 15.66% के आसपास। उसके बाद हमने ये देखा था कि पर यील्ड मतलब एनिमल की, वो डिपेंड करेगा एग्जॉटिक है या फिर नॉन एग्जॉटिक है। अगर वो इंडिजिनस है मतलब हमारी है, तो कितना दे रही है एक दिन में? तो 3.86 kg के आसपास, मतलब समझ लीजिए 4.25 किलो के आसपास दे रही है वो। और जो जर्सी गाय या फिर हॉल्स्टाइन फ्रीजन हो गई, वो पर केजी पर डे कितना दे रही है? तो वो 9.05 kg दे रही है। ओके, और इंडिया का रैंक कितना है? तो फर्स्ट है इन मिल्क प्रोडक्शन। तो यही चीज़ें नीचे दी गई, देखिए ये क्या है? 485, ये है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ग्राम्स पर डे में कितना है? मैंने ऑलरेडी बोल दिया आपको, 485 ग्राम्स पर डे, इसको याद रखना है। और टोटल मिल्क प्रोडक्शन कितना है हमारा? 247.87। आप देखिए ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, मतलब इंक्रीजिंग है, यहाँ पे कहीं पे भी डिप नहीं है। ओके, मतलब ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। बस ये याद रखना है कि ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, ये भी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो 485 और उसके बाद 247, 24/7 इसको मैंने बोला था कि इतना हमारा प्रोडक्शन है। ओके, उसके बाद तो सबसे ज़्यादा मिल्क कहाँ से आता है? तो सबसे ज़्यादा मिल्क आता है कैटल से, मतलब काऊ वाली चीज़ों से। तो टोटल काऊ, उसमें इंडिजिनस काऊ पकड़िए, क्रॉस ब्रीड पकड़िए या फिर एग्जॉटिक पकड़िए, ऐसा टोटल करके हमको 54% के आसपास दूध जो आता है वो गाय से आता है। और बफेलो से जो दूध आता है वो 43% के आसपास आता है। बाकी वाला किसके साथ आता है? तो वो गोट से आता है। ओके, बकरी। अभी इंडिजिनस बफेलो से सबसे ज़्यादा दूध आ रहा है 31.18%, बराबर। उसके बाद जो क्रॉस ब्रीड कैटल है उससे आ रहा है 30.8%। ओके, सो ये चीज़ें आपको याद रखना है। और इंडिजिनस बफेलो से कितना आ रहा है? 31% के आसपास मिल्क आ रहा है। यहाँ पे देखिए मिला है। सो दिस ग्राफ शोज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन बाय कैटल, बफेलो, गोट। द एनालिसिस शोज नियरली 31.18% ऑफ टोटल मिल्क प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट बाय हु? इंडिजिनस बफेलो। ठीक है, तो हमारे जो बफेलो है, फॉर एग्जांपल मुर्रा, बराबर, सुरती वगैरह वगैरह जो कुछ ब्रीड्स है, इनसे हमको 31% के आसपास मिल्क आता है। इसका बेसिकली क्रीम के लिए यूज़ होता है, बराबर, और इसका पीने के लिए। द इंडिजिनस कैटल कंट्रीब्यूट 11 ये बस। सो इंडिजिनस बफेलो ज़्यादा है, इंडिजिनस कैटल कम है कंपैरेटिवली, क्योंकि हमने यील्ड भी देखी थी, बेसिकली इनकी कम है। ओके, ये हमने देख लिया कितना ग्रोथ है हमारा, 3 + 5 = 8%, 3.58%। ओके, ये भी देख लिया। एवरेज यील्ड देख ली हमने कि जो एक्सॉटिक है मतलब जर्सी गाय है वो दिन में कितना दे रही है? 9 kg पर डे दे रही है। और जो नॉन एक्सॉटिक है या फिर नॉन डिस्क्रिप्ट है वो कितना दे रही है? 3.86 kg पर डे दे रही है। ओके,
उसके बाद ये भी देख लिया हमने कि उत्तर प्रदेश नंबर 1, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ये टॉप 5 देखे। उत्तर प्रदेश 15.66, ये भी हमने देखा है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क कौन है, उत्तर प्रदेश विथ 15.66%। उसके बाद राजस्थान, उसके बाद गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र। ओके, ये टॉप 5 हो गए। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी भी हमने देखी कि हमारे यहाँ पे कितना है दूध, तो 485 ग्राम्स पर पर्सन है हमारे यहाँ पे। और ये जो बेसिकली सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से है, अभी तो बढ़ गई है, तो ये डेटा कम आएगा बेसिकली। और सबसे ज़्यादा पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कौन से राज्य में है, देखिए तो पंजाब में है। तो आपको ये पूछ सकता है कि देखिए कि सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से है, तो उत्तर प्रदेश है, यूपी। लेकिन सबसे ज़्यादा पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो मिल्क की है वो कहाँ पे है, तो वो पंजाब में है। और वो कितना है, 1 किलो से ऊपर है, ठीक है, 1 किलो 318 ग्राम से आसपास है। ओके, तो इसको याद रखना है पंजाब को, अबव 1 kg। सो यहाँ पे देखिए हाईलाइट भी क्या है, हाईएस्ट पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इज इन पंजाब। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये चीज़ें हमने देख ली, सब चीज़ें मिल्क के अकॉर्डिंग। ओके, अभी हम देखते हैं एग प्रोडक्शन। ओके, सो मेजर हाईलाइट्स ऑफ एग प्रोडक्शन। तो टोटल एग प्रोडक्शन कितना होगा, अभी एग प्रोडक्शन कैसे होगा, अभी किलो में नहीं नंबर में गिना जाएगा। तो कितना नंबर है, 149.11। कैसे याद रखना है, मैंने बोल दिया था, एग में क्या आता है, 2 जी आते हैं। जी मतलब जी का स्क्वायर, 2 है तो जी कितना है, 7वां नंबर है, 7 का स्क्वायर मतलब 49, तो यहाँ पे 114 है। ठीक है, मैं बोलता हूँ भाई ऐसे ही मेरे को ट्रिक याद आ रही है, अगर आपको कुछ अच्छी ट्रिक याद आ रही है तो कमेंट में मेंशन करिए। ओके, लेकिन मैं बोला ना कैसे ही करके जुगाड़ करके याद रखना है। एग्जाम में यही तो पूछा था, ये पूछा था एग्जाम में, पिछले वाले एग्जाम में। अभी वो डेटा पुराना था तो उसका आंसर इसलिए 101x पर था, लेकिन अभी ये बढ़ गया है, 106 हो गया है। तो टोटल एग प्रोडक्शन कितना है हमारा, 149.11। मिल्क प्रोडक्शन कितना था, मैंने बोला था 24/7 याद रखना है, 247। देखो याद आ रहा है कि नहीं, ठीक है। सो एग प्रोडक्शन कैसे कितना इंक्रीज हुआ है, तो 4.44% से। अब ये ईजी है यार, ठीक है, 444 है तो इसलिए 4.44%। और मिल्क का कैसे याद रखना था हमने, 3 + 5 = 8, तो 3.58%। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कितनी अंडे की, तो एक साल में एक व्यक्ति सिर्फ 106 अंडे खा रहा है, ऐसे समझ लीजिए, खा नहीं रहा, उसके लिए अवेलेबल है। हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ क्राउड वेज नॉन वेज में डिवाइड है, आपको भी पता है। सो मतलब मैं एक दिन का एक अंडा भी मेरे लिए अब फॉर एग्जांपल अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब। ओके, क्योंकि 365 डेज में 365 अंडे तो भी होने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे एवरेज कितना है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, सो है 106। ओके, ये क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको नीचे बताता हूँ वो। अभी टॉप 5 एग प्रोड्यूसिंग स्टेट, सबसे ज़्यादा हमने मिल्क पे देखा था कि सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, यूपी में, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद एमपी, उसके बाद गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र। वैसे ही अंडे का देखना है, तो अंडे का फंडा ये देखिए, आंध्र प्रदेश। कैसे याद रखना है, अंडा, अंडा मतलब आंध्रा, AND, ठीक है, अंडा आंध्रा। सो ठीक है, टॉप 5 में से पहला तो हो गया आपका। और टॉप 3 ये है ना, ये साउथ इंडियन ही है, आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद तेलंगाना। यहाँ पे वेस्ट बंगाल आ गया है बीच में, लेकिन यहाँ पे भी साउथ इंडियन स्टेट है, वो है कर्नाटक। सो इन पांचों को मिला के नियर अबाउट 65% समझ लीजिए, या फिर 64% समझ लीजिए, अंडा प्रोडक्शन यहीं पे आता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे, अंडा, अंडा मतलब आंध्रा, आंध्रा मतलब आंध्र प्रदेश। ओके, सो आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्स, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद वेस्ट बंगाल, कर्नाटक। मैं बहुत बार चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और हमारा ओवरऑल ग्लोबली कितना रैंक है, हमारा 2nd रैंक है। पहला कौन है, फिर चाइना है। ओके, चाइना में सबसे ज़्यादा एग प्रोड्यूस होता है, हम 2 नंबर पे हैं। तो जो ये मैंने दिया था 149.11 बिलियन, तो ये जो अंडा आता है ये 2 तरीके से आता है। पहला है कमर्शियल पोल्ट्री, मैंने आपको बोला था ना कि कमर्शियल पोल्ट्री फार्म कहाँ पे होता है, जहाँ पे मोर देन 1000 पोल्ट्री बर्ड्स हो, उसको बोलेंगे कमर्शियल पोल्ट्री फार्म। और उसके नीचे रहेगा, उसको बोलेंगे बैकयार्ड। बैकयार्ड मतलब जो घर में भी करते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो 85% जो एग्स है वो कमर्शियल पोल्ट्री फार्म से आता है, और 15% जो एग्स है वो बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म से आता है। ओके, सो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 126 बिलियन यहाँ पे और यहाँ पे 23 बिलियन से। ओके, तो ये इंटरनल भी आपको पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछेगा अगर डिटेल में जाना है तो उसको। तो इसको याद रखिएगा, इसका 85% कर लीजिएगा, इसको 15% करें, इतना तो क्वांट आता है हमको। ओके, सो 149 हमको याद रखना है। और टॉप 5 क्या है, मैंने बोला था कि 5 में से 4 साउथ इंडियन स्टेट से, और एक घुस गया बीच में 4थे नंबर पे, उसका नाम है वेस्ट बंगाल। साउथ इंडियन स्टेट कौन सा है, अंडा, आंध्रा, आंध्र प्रदेश नंबर 1, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्रा का ही हिस्सा था वो तेलंगाना। अगर आज ये 2 राज्य अलग नहीं होते तो आंध्र प्रदेश नंबर 1 आया होता वैसे भी। ओके, और ये 5 नंबर पे आ रहा है कर्नाटक। ओके, ये हमने देख लिया एग प्रोडक्शन के बारे में। यही चीज़ें यहाँ पे दी है
इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। कितना प्रोडक्शन है देखिए 149.15, जी स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर मतलब 49, तो 149। ओके, 106 अवेलेबिलिटी है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी 2024-25 में। ये क्वेश्चन पूछा था पिछले बार कि 2022-23 में कितना था, ठीक है, उस डेटा के अकॉर्डिंग, तो उसका आंसर था 101x पर कैपिटा अवेलेबिलिटी। तो अब ये भी देख लिए कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी बढ़ती जा रही है। 2018-19 में 79x थे एक आदमी के लिए साल में, अभी ये 106 हो गए, मतलब बेसिकली बढ़ रहा है। और ये प्रोडक्शन भी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, ठीक है। हमको याद रखना ये वाला 149.11। ओके, उसके बाद अंडे कौन देता है, ऑब्वियसली यार मुर्गी और ये डक्स। लेकिन सबसे ज़्यादा अंडे किससे आते हैं, तो इसके ऊपर भी आपको वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो है इम्प्रूव्ड फाउल, इम्प्रूव्ड मुर्गी से। मतलब इम्प्रूव्ड मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता है लेगॉन नाम की मुर्गी है, वो बेसिकली लेयर बर्ड है, अंडे मैक्सिमम उसी से आते हैं। सो 86%। आपको वेंकीज चिकन वगैरह पता होगा, ठीक है। ये वेंकी वाले क्या करते हैं, फार्मर को पकड़ते हैं, उनको ये स्टैंडर्डाइज देते हैं कि हम आपको छोटे छोटे बर्ड्स देंगे, आप उनको ग्रो करिए, और जो कुछ अंडा मिलेगा वो अंडा वो खरीद लेते हैं। सो हर अंडे के ऊपर नियर अबाउट 2 से 3 रुपया उस फार्मर को मिलता है। सो बेसिकली प्रोडक्शन करना है वेंकी को, लेकिन काम कौन कर रहे हैं, कोई भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी प्रोप्राइटरशिप या फिर कोई भी पार्टनरशिप भी हो सकती है वो। तो सबसे ज़्यादा अंडा कहाँ से आता है, इम्प्रूव फाउल से आता है। आपको देखिए ना वाइट वाला जो अंडा होता है वो वाला, और देसी अंडा बेसिकली छोटा अंडा होता है। ये किससे आता है, ये 12.59% है। तो आपको पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा एक प्रोडक्शन स्पेसिस वाइज कौन दे रहा है, तो वो इम्प्रूव फाउल दे रहा है। और जो डक्स है, बेसिकली डक्स से ज़्यादा अंडे प्रोडक्शन होते नहीं है, नियर अबाउट दोनों का मिला के 1% के आसपास है। ओके, सो ये भी याद रखना है कि 86.35% कम्स फ्रॉम इम्प्रूव्ड फाउल्स, मतलब मोर देन 85%। और देसी फाउल से कितना आता है, तो 12-50 के आसपास। ओके, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द ड्रग इज मिनिमल। ओके, ये भी देख लिया हमने। मैंने ये भी बताया था कि ग्रोथ रेट कितनी अंडे की, तो 444, मिल्क में कितना था, तो 3.58। ओके, सो इंडियाज एग प्रोडक्शन कंटिन्यू टू ग्रोथ, पेस ऑफ ग्रोथ हैज स्लो कंसिडरेबली। ये देखिए, ये भाई ये कंटिन्यूसली ग्रो नहीं हो रहा है, यहाँ पे बढ़ गया एकदम 9-10 से, यहाँ पे कम हो गया, या फिर से कम हो गया, या फिर से बढ़ गया। ओके, सो मतलब ग्राफ स्टेडी नहीं है। और मैंने बोला था ऑल इंडिया ग्रोथ कितना है हमारा, 4.4%। सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ पे दिख रही है, तो बिहार में दिख रही है। देखिए सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस वाला स्टेट कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है, लेकिन ग्रोथ वाइज देखेंगे तो कहाँ पे, बिहार में। हमने ऊपर देखा था कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, लेकिन पर कैपिटा अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग मिल्क कौन है, तो मिल्क में था पंजाब। और ये ग्रोथ रेट है एक प्रोडक्शन में, तो वो बिहार में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। टॉप 5 एक प्रोडक्शन स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक। मतलब 5 में से 4 साउथ इंडियन ही है, ये वेस्ट बंगाल चौथे नंबर पे घुस गया है। और इसमें भी आंध्र प्रदेश ने 18% वो उसका शेयर है। सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग इज़ आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद वेस्ट, उसके बाद ये कर्नाटक। बार बार रिवाइज कर रहा है। ये पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एग ये भी बता दिया मैंने। ऑल इंडिया कितना है, तो 106 है। और हमको क्वेश्चन में क्या आया था पिछले साल का 101 के आसपास। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश ज़्यादा प्रोड्यूस भी करता है और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। मतलब देखिए 500 के ऊपर है उसका, और 500 के ऊपर 2 ही राज्य हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले, ठीक है। तो मैक्सिमम जो अंडे आते हैं वो ट्रांसपोर्ट होकर इधर उधर से, बेसिकली हैदराबाद हो गया, तेलंगाना वाला भाग हो गया, आंध्र प्रदेश वाला भाग हो गया, यही से आता है। ओके, सो ऑल इंडिया पर कैपिटा अवेलेबिलिटी 106 से, और यहाँ पे 514 के आसपास है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में दोनों चीज़ें, वो ज़्यादा प्रोड्यूस भी करता है और पर कैपिटा भी प्रोड्यूस करता है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली है मिल्क के बारे में, और उसके बाद पढ़ लिया हमने एग के बारे में। अभी पढ़ेंगे हम मीट प्रोडक्शन, ठीक है। तो मीट प्रोडक्शन कहाँ से होता है नॉर्मली, ये देखिए पोल्ट्री बर्ड से होता है, बकरी बकरा हो गया, या फिर पिग मतलब स्वाइन वाला मीट, पोर्क बोलते हैं हम उसको, बराबर। अब कमेंट में मेंशन करें कि व्हील किसको बोलते हैं। ओके, सो मेजर हाइलाइट्स ऑफ मीट प्रोडक्शन ये पढ़ लेते हैं अभी। तो टोटल मिल्क प्रोडक्शन इन द कंट्री कितना है, तो 10.50 मिलियन टन्स। कैसे याद रखना है, सिंपल यार, इसको कैसे याद रखेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो 50, ठीक है, 10.50 मतलब 10.5 मिलियन टन है। इसकी ग्रोथ कैसी है, तो 2.46%। ये ग्रोथ को भी कैसे याद रखना है, मीट में देखिए 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, तो सीरीज ही बनती जा रही है हमारे, 2-2 से बढ़ रही है, ठीक है, 2.46%। याद करिए कि टोटल मीट प्रोडक्शन कितना है, 10.50 मिलियन टन्स। मिल्क में कितना था, मैंने ट्रिक बताई थी 24/7, बराबर, मतलब 247 मिलियन टन्स। उसके बाद एग में कौन सी ट्रिक बताई थी मैंने, E फॉर जी
जी मतलब 7 का स्क्वायर मतलब 49 मतलब 149। ओके, देखो काम कर रही है। तो टोटल मिल्क प्रोडक्शन कितना है 10.50 मिलियन टन्स। ग्रोथ कितना है 2.46%। हाँ देखिए, अभी ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल उसने ये क्वेश्चन पूछा था कि ओवरऑल मीट प्रोडक्शन में पोल्ट्री से सबसे ज़्यादा आता है, तो पोल्ट्री से कितना परसेंट आता है वो पूछा था। वो मोर देन 50% था उस टाइम पे भी, और यहाँ पे भी वैसे ही है, थोड़ा कम है हल्का सा। तो 10.5 मिलियन टन से 5.18 मिलियन टन कहाँ से आ रहा है, तो पोल्ट्री से आ रहा है। ओके, मतलब जो हम ब्रॉयलर खाते हैं वो वाली चीज़ है। अबाउट हाफ, एग्जैक्टली हाफ नहीं, देखिए इसका एग्जैक्टली हाफ करेगा तो 5.25 आएगा, तो उससे नीचे है थोड़ा सा 5.18%, मतलब 49% के आसपास। ओके, और ये जो पोल्ट्री की ग्रोथ है मीट प्रोडक्शन में वो थोड़ी 3.10% है। ये ग्रोथ अलग है, ये मीट प्रोडक्शन की ग्रोथ है। ये मीट प्रोडक्शन में पोल्ट्री की ग्रोथ बता रहा है 3.10%। तो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन स्टेट कौन से, टॉप 5, तो सबसे ज़्यादा है वेस्ट बंगाल। ठीक है, उसको याद रखना है, आपको बंगाल गोड भी पता होगी। ठीक है, सो वेस्ट बंगाल। उसके बाद उत्तर प्रदेश मीट प्रोडक्शन ज़्यादा है। उसके बाद 3 नंबर पे महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र 4 नंबर पे था, कहाँ पे था वो, सॉरी 5 नंबर पे था, कहाँ पे था वो, मिल्क में था। उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद तेलंगाना है। ओके, सो मिल्क प्रोडक्शन में कौन है, वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। और इन पाँचों को मिला के मोर देन 57% मीट प्रोडक्शन इन राज्यों से ही आता है। तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन हमका पूछेगा। तो टॉप 5 मिल्क प्रोडक्ट, सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट कहाँ पे होता है, तो वेस्ट बंगाल में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा दूध कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो यूपी में। सबसे ज़्यादा अंडे कहाँ से प्रोडक्शन होते हैं, अंडा आंध्रा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा मीट प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो वो होता है वेस्ट बंगाल में। ग्लोबल रैंक कितना है हमारा मीट प्रोडक्शन में, तो 4th है। तो पहला कौन रहेगा, चाइना रहेगा। ठीक है, हम नीचे देखेंगे उसको। इंडिया का ग्लोबल रैंक मीट प्रोडक्शन में कितना है, 4था। दूध में कितना था, पहला, फर्स्ट। अंडे में कितना था, सेकंड, और ये 4th। ये देखिए कि मीट प्रोडक्शन हमने देख लिया कितना है, 10.50 मिलियन टन है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि पर कैपिटा मीट कितना है, जैसे हमने अंडे में देखा था ना कि 106 अंडे एक आदमी के लिए है अवेलेबल, वैसे ही मीट में एक आदमी के लिए एक साल में 7.5 किलो मटन अवेलेबल है, मतलब मीट अवेलेबल है। मतलब वो एक महीने में 1 किलो भी नहीं खा रहा है, ऐसे समझ लीजिए। ओके, तो 7.50 kg पर एनम। ओके, याद करिएगा ये चीज़ें इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत ये पर कैपिटा फिश अवेलेबिलिटी वो बढ़ाना है, कंजम्पशन 12 kg करना है पर एनम। ठीक है, तो इसलिए चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो हमको पता तो होनी चाहिए कि अभी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कितना है करके। तो 7.50 kg पर एनम अभी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है, kg पर एनम में। दूध में कितना था, याद रखिए 485 ग्राम्स, और अंडे में कितना था, 106 एग्स। लेकिन जो 485 ग्राम्स था ये पर डे था, बराबर, और जो 106 अंडा था ये पर ईयर का था, और ये भी पर ईयर का है। ओके, ये भी फ़र्क है। तो मीट प्रोडक्शन कहाँ से होता है, देखिए ये क्वेश्चन में पूछा था कि ओवरऑल जो मीट प्रोडक्शन है वो पोल्ट्री से ज़्यादा होता है। तो पोल्ट्री से कहाँ पे है, अभी ये 49.27% है। ठीक है, ये परसेंट अभी थोड़ा कम है, लेकिन उस टाइम पे जब पूछा गया था वो थोड़ा ज़्यादा था। ओके, सो ऐसे तरह के क्वेश्चन वो पूछता है फेज़ 2 में। तो सबसे ज़्यादा मीट कहाँ से आ रहा है, तो वो पोल्ट्री से आ रहा है। 2 नंबर में कहाँ से आ रहा है, वो बफेलो से आ रहा है। ओके, 3rd नंबर गोट से आ रहा है। देखिए, हमको नॉर्मली क्या लगेगा, अगर तुक्का मारेंगे तो पोल्ट्री तो हम बराबर मार लेंगे, लेकिन अगर इसने अरेंज करने के लिए बोला असेंडिंग डिसेंडिंग में, तो हम 2nd नंबर पे बकरे की मटन मार सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमको वही दिखता है ना, लेकिन वैसा नहीं है, ये एक्सपोर्ट भी होता है बफेलो वाला मीट। और 4 नंबर पे आता है शीप। और गाय को तो हमारे यहाँ पे वैसे भी मारते नहीं, तो ये भाई सबसे कम गाय ही है। ओके, तो देखिए ये लॉजिक भी आप लगा सकते हो। उसके ऊपर तो भाई ये पिग है, स्वाइन वाला, पोर्क। सो देखिए कि 49.27% ऑफ मीट प्रोडक्शन कहाँ से आता है, तो पोल्ट्री से आता है। ओके, ग्रोथ कितना है, मैंने बोला था 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। मिल्क में कितना ग्रोथ था, तो मैंने बोला था 3 + 5 = 3.5%। अंडे में कितना था, तो 4.44%, बराबर 4.44%। और मीट में कितना है, तो 246। देखिए याद आ रहा है कि नहीं, वैसे ट्रिक याद करके। उसके बाद ऑल इंडिया लेवल पे देख लेते हैं कि कितना ग्रोथ है, तो 2.46%। लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ है
आंध्र प्रदेश में मीट प्रोडक्शन में। ये भी देखा था हमने टॉप 5, वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा, उसके बाद यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना। ओके, याद रखना है ये चीज़ें। लार्जेस्ट मीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इज़ वेस्ट बंगाल, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने 3 चीज़ें देख ली। हम क्या पढ़ रहे कि मेजर लाइफस्टॉक प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं ना उसको, तो उसमें से 3 थी। एक था मिल्क, उसके बाद अंडा एग्स, उसके बाद मीट, अभी देख रहे हैं हम वूल। सो वूल प्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ठंडी भी चल रही है, आप पता है भाई, स्वेटर वगैरह सूट्स वगैरह जो चीज़ें होते हैं वो नॉर्मली वूल से बनते हैं। ओके, और वूल कहाँ से आता है? ये शीप। ओके, सो देखिए भाई, इसको ट्रिम करके बेसिकली वो वूल जनरेट होता है। तो इसका भी डेटा याद रख लेते। तो टोटल वूल प्रोडक्शन इन इंडिया फॉर 24-25 कितना है? तो कितना है? 34.57 मिलियन केजीज। कैसे याद रखना है? सीरियल नंबर 3, 4, 5, 6, यहाँ पे पॉइंट दे देना, मतलब 34.56 हो गया, तो सेम ही हो गया 57, 56। ओके, याद तो रहेगा एग्जाम में। 3456 मिलियन केजीज। कितना ग्रोथ रहा यहाँ पे? 2.63%। अभी इसका ट्रिक नहीं मिला मुझे। ओके, तो 2.63%, अगर आपको पता है तो आप मेंशन करिए कमेंट में। ओके, 2.63% ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है। अभी ये इंपॉर्टेंट है, वो पूछेगा कि सबसे ज़्यादा वूल प्रोडक्शन कौन से राज्य में होता है, तो कौन से राज्य में होता है? वो राजस्थान में होता है। राजस्थान सेकंड नंबर पे था मिल्क में, यूपी नंबर 1 पे था, लेकिन वूल प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में होता है, बराबर। पश्मीना गोट वगैरह आपको पता होगी, वो कश्मीर में मिलती हैं। कश्मीरी शॉल वगैरह आपको पता होगी, वो उसी से बनती है। सो राजस्थान में सबसे ज़्यादा वूल प्रोडक्शन, और देखिए ना भाई, नियर अबाउट 50% के आसपास ही, वो 47-48% के आसपास। उसके बाद जम्मू कश्मीर में। तो ये 2 राज्यों में तो सबसे ज़्यादा कॉन्सनट्रेट है ही। गुजरात में है लेकिन लेस देन 10%, यहाँ पे भी लेस देन 10%, यहाँ पे भी लेस देन 10% के आसपास। सो सबसे ज़्यादा वूल प्रोडक्शन कहाँ पर था? राजस्थान, उसके बाद जम्मू कश्मीर। तो ये यहाँ पे दिया है कि एनुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है हमारा, ऑल इंडिया वूल प्रोडक्शन, तो वो हो रहा है 3456, और उसमें बीच में ये पॉइंट। और ये देखिए थोड़ा धीरे धीरे कम होते जा रहा है, ये थोड़ी स्ट्रेंज चीज़ है। यहाँ पे तो कम हो गया था सबसे, उसके बाद हल्का सा बढ़ा था, और उसके बाद हल्का सा बढ़ा है, मतलब ये ग्राफ थोड़ा ऐसा है। ओके, इसलिए यहाँ पे लिखा कि ग्राफ अपीयर्स टू शो नोटिसेबल डिक्लाइन विद प्रोडक्शन फॉलिंग फ्रॉम हाई 40 मिलियन केजी थे यहाँ पे, अभी हम यहाँ पे 34 के लिए, मतलब यहाँ पे डी ग्रोथ दिख रहा है। ओके, स्पीसीज वाइज वूल प्रोडक्शन, ये वूल प्रोडक्शन कहाँ से आता है? मैंने तो देखा, मैंने आपको बोला शिप, लेकिन शिप के प्रकार होते हैं। तो ईव्स मतलब क्या होता है? अडल्ट फीमेल शिप। रैम या फिर वेदर क्या किसको बोलते हैं? अडल्ट मेल शिप। आपने ये पढ़ा होगा ना एनिमल हस्बेंड्री में। उसके बाद यंग शिप को क्या बोलेंगे? वो मेल हो या फिर फीमेल हो, उसको बोलेंगे लैम। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस याद रखिएगा, आपको वो कंफ्यूज करेगा, आपको पूछेगा एग्जाम में। तो सबसे ज़्यादा जो वूल प्रोडक्शन आता है वो फीमेल शिप से आता है। फीमेल शिप का नाम है ईव। क्रिसमस ईव अलग है। ओके, उसके बाद अडल्ट मेल शिप रैम, मतलब वेदर। यहाँ पे देखिए 14% से आ रहा है सिर्फ, और यहाँ पे 14, ये इक्वल है, 14, और यहाँ पे 72%, मतलब ये डोमिनेंट है। सो इट रिवील्स दैट ईव्स आर दी अनडिस्प्यूटेड बैकबोन ऑफ इंडियाज वूल प्रोडक्शन। भाई 70% के ऊपर यही प्रोड्यूस कर रही है, अकाउंटिंग फॉर डोमिनेंट 72% ऑफ टोटल आउटपुट। द रिमेनिंग प्रोडक्शन इज स्प्लिट इक्वली विद बोथ लैम्स एंड रैम्स कंट्रीब्यूटिंग 14%। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हेल्थ वगैरह वो आप देख लीजिएगा। ये ग्रोथ है 2.63% का, और यहाँ पे देखिए निगेटिव भी में चला गया था कोई साल में। सो सीवियर कंट्रैक्शन वगैरह हुआ है। तो अगर एग्जाम में पूछे कि स्टडीली या फिर ग्रेजुअली हम इंक्रीज कर रहे हैं क्या, तो इसका आंसर नहीं रहेगा। ऑल इंडिया परसेंट ग्रोथ 2.63% है। हाँ, ये देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि राजस्थान प्रोड्यूस करता है नियर अबाउट 50 के आसपास, 50 के थोड़ा कम 48। उसके बाद जम्मू कश्मीर 23% के आसपास करता है, और ये जो बाकी राज्य है ये ऑल लेस दैन 10% ही है, मतलब 10% के ऊपर कोई है नहीं ओवरऑल देखा जाए तो। सो ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। राजस्थान इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग ऑफ वुल, और उसके बाद जम्मू कश्मीर। ये नहीं देखना है। अभी हम देखते हैं फिजिकल टारगेट्स ऑफ मेजर लाइफस्टॉक प्रोडक्ट। तो हमको टारगेट तो देखना नहीं है, हमको क्या देखना है, नहीं वो भी देखना नहीं है। ओके, लाइफस्टॉक सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, ये देख लेते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ये देखिए भाई, हमारे किसान भाई कितने प्यारे हैं यार ये लोग, देखिए
तो लाइफ स्टॉक सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, अभी हम चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पे कि भाई जीवीए में कितना कंट्रीब्यूट करता है वगैरह वगैरह, जो ऑलरेडी हमने देखा है। मैंने देखा था कि ओवरऑल जीवीए में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि ओवरऑल जीवीए एट करंट प्राइस, ओके, कितना कंट्रीब्यूट करता है लाइफ स्टॉक, तो 5.5%, ठीक है, 5.5% ऑफ टोटल जीवीए और 31% ऑफ एग्रीकल्चर जीवीए, हमने ये भी पढ़ा था। ओके, ये नीचे आएगा। क्रॉप्स देखिए, ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपको। ये जो पैडी होते हैं, वीट होते हैं, तो ये जीवीए में कितना हिस्सा है ओवरऑल, तो 10% के आसपास, रफली 9.7% टू बी प्रिसाइज। ये याद रखना है, 55। और ये टोटल एग्रीकल्चर जीवीए में लाइफ स्टॉक का कितना कंट्रीब्यूशन है ये भी बता दिया मैंने, 31% ऑफ टोटल एग्रीकल्चर जीवीए। फिशरी सेक्टर का देखिए 8% है। अभी मुझे बताइए कमेंट में, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत ये कितना परसेंट करना है। ओके, इसको बढ़ाना है ना, उसीलिए तो वो स्कीम है। सबसे ज़्यादा देखिए जीवीए में, एग्रीकल्चर जीवीए में कहाँ से आता है, तो मोर देन 50% वो क्रॉप सेक्टर से आ रहा है, 54% क्रॉप सेक्टर से। फॉरेस्ट से, जो एग्री फॉरेस्ट्री हम बोलते हैं उसको, तो उसमें भी 7% है। तो ये सभी का सभी ने फिगर्स याद रखना है, ये ऐसे नहीं पढ़ रहे हम टाइम पास के लिए, आपको एग्जाम में पूछ सकता है वो, ठीक है, हाईली चांसेस। सो लाइफ स्टॉक सेक्टर है 31% ऑफ टोटल एग्रीकल्चर जीवीए, क्रॉप सेक्टर है 54%, यही कितना था 9.7% था टोटल जीवीए में, लेकिन एग्रीकल्चर जीवीए में कितना है 54% है। फार्मिंग फिशरी सेक्टर कितना 8% है, और फॉरेस्ट्री में 7% के आसपास है। ये ग्रोथ है प्रीवियस ईयर कंपैरिजन में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 10.32 के आसपास है, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी देखते हैं लाइफ स्टॉक डिसीज एंड वेटरनरी इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, मतलब कौन कौन से डिसीज ज़्यादा होते हैं, ठीक है, वो हल्का सा ओवरव्यू होना चाहिए। मैंने जो हाईलाइट किया वही चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पे। ओके, सो द एवियन डिसीज, ठीक है, एवियन सेक्टर इज एक्सपीरियंसिंग द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट। तो जो पोल्ट्री वाले बर्ड्स होते हैं, इनको बेसिकली 2 वायरस वाले डिसीज डेंजर अफेक्ट करते हैं। पहला है इन्फेक्शियस बर्सल डिसीज और दूसरा है रानीखेत डिसीज। ओके, ये दोनों वायरल डिसीज है, दे आर मोस्ट डेवास्टेटिंग। ये बर्सल डिसीज़ क्या होता है, आपको देख सकते हो भाई, उसके जो फेदर्स वगैरह होते हैं वो ऐसे होता है कि ये ना ही नहीं है करके पंछी काइंड ऑफ थिंग, आपको दिखता होगा अगर आप ब्रॉयलर वाले मटन शॉप जाते होंगे, तो वो इन्फेक्शियस बर्सल डिसीज़ होता है, ठीक है, इट इज़ हाईली इन्फेक्शियस। और रानीखेत डिसीज, इसके ऊपर तो क्वेश्चन भी पूछा है नाबार्ड ने वगैरह। ओके, बोथ आर वायरल डिसीजेस। अमंग लार्ज रूमिनेंट्स, मतलब कैटल हो गए, ठीक है, गाय भैंस वगैरह, यहाँ पे हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट थ्रेट। तो ये आपको पूछ सकता है कि कौन सा फ्रीक्वेंट थ्रेट है करके, तो हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया। उसके साथ साथ फुट एंड माउथ डिसीज, लेकिन अभी ये बंद हो गया है क्योंकि उसकी वैक्सीनेशन वगैरह लगा रहे हैं ना वो फ्री में, तो इसलिए इसके वजह से ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, लेकिन फिर भी आउटब्रेक है। अभी ये डेंजर कंसर्न हो गया है हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया। एंथ्रैक्स इज ऑल्सो डेंजरस डिसीज, ठीक है। अभी आप कमेंट में बताइए कि एंथ्रैक्स वायरल डिसीज है या फिर बैक्टीरियल डिसीज है। उसके साथ साथ शिप में या फिर गोट में कौन सा सबसे ज़्यादा डिसीज होता है, उसका नाम है पेस्टिस दी पेटिस रूमिनेंट्स। ओके, ये देखिए मैं डिसीज यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये अगर कभी हमको टाइम मिलता है तो एनिमल हस्बेंड्री का जब हम लेक्चर लेंगे स्टैटिक वाला शायद, तो उसमें ये डिसीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, ये न्यूज़ में था लंपी स्किन डिसीज वगैरह, बराबर, इसके ऊपर भी अभी डायरेक्टली वैक्सीन आ गई है, तो ये भी कंसर्न है नहीं। स्वाइन हेल्थ इज लार्जली इंपैक्टेड बाय क्लासिकल स्वाइन फीवर। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। उसके साथ साथ अफ्रीकन स्वाइन फीवर है, वो भी डेडली है। तो शिप में कौन सा डिसीज है, पेस्टिस दी पेटिस रूमिनेंट्स, लंपी स्किन डिसीज वगैरह वगैरह बोवाइन में फेमस है। ओके, ठीक है, वो हो गया खत्म। और अभी देखते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब क्या होता है, ठीक है, वो बेसिकली प्रेग्नेंट करने का एक तरीका है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा है, मिल्क प्रोडक्शन स्टेट भी यही सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इसमें ही सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। ओके, अभी देख लेते हैं ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ द लाइफ स्टॉक सेक्टर, चैप्टर नंबर 7, ठीक है। देखिए ये पेजेस शायद आई थिंक 200 पेजेस के आसपास PDF है, लेकिन हम सब चीज़ें नहीं पढ़ रहे, ठीक है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो एक्सपोर्ट, ये अभी एग्जाम में पूछ सकता है वो। इंडियाज लाइफ, तो भाई कोई आदमी अगर सो रहा होगा तो भाई उठ जाओ, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। पता है थोड़ा हल्का सा बोरिंग है, लेकिन डेटा ही है ना, तो पढ़ना तो है ही।
सो इंडियाज लाइफ स्टॉक एक्सपोर्ट बास्केट कंटिन्यूज टू बी डोमिनेटेड बाय मीट एंड एडिबल मीट लोफ। तो हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा लाइफ स्टॉक में? तो मीट और उसके साथ साथ एडिबल मीट ऑफल। ऑफल मतलब क्या होता है? बेसिकली ऐसा मांस जहाँ पे हड्डी ना हो, जैसे आप देखिए कलेजी या फिर किडनी हो गया, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, जो पार्ट्स होते हैं उसमें कहाँ पे हड्डी होती है नॉर्मली, ठीक है। टंग हो गई, वहाँ पे हड्डी होती नहीं। तो ये वाला चीज़ है ना, बाहर वाले लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, आपको पता है। तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं। सो इंडियाज लाइफ स्टॉक एक्सपोर्ट बास्केट कंटिन्यूज टू बी डोमिनेटेड बाय विच। तो आपको ये पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट में क्या होता है, तो मीट एंड एडिबल मीट ऑफल, जो 55.50% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट होता है। स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर फ्रोजन बफेलो मीट, एनिमल फीड एंड फॉडर कंस्टिट्यूट द सेकंड लार्जेस्ट कैटेगरी। उसके बाद कौन सा होता है एक्सपोर्ट हमारे यहाँ पे? एनिमल फीड एंड एनिमल फॉडर, मतलब गाय का चारा, सरकी डेफ वगैरह आपको चीज़ें पता होगी, हो गया, ठीक है, कुकुज हो गया वगैरह वगैरह चीज़ें जो राइस से बनती है या फिर ऑयल केक से बनती है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हमारे लिए। ये देखिए कैटेगरी वाइज शेयर ऑफ एक्सपोर्ट इन लाइव एनिमल्स एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट। तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट फर्स्ट नंबर पे हम क्या करते हैं, तो मीट एंड एडिबल मीट ऑफल। ऑफल नंबर का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया, कितना है? 55.50%। सबसे ज़्यादा तो यही हो रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या है, तो एनिमल फीड एंड फॉडर हम एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद देख लीजिएगा आप क्या एक्सपोर्ट करते हो करके, लेकिन मैं आपको फर्स्ट और सेकंड बता दिया, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट खत्म हो गया। उसके बाद इंपोर्ट, इंडियाज लाइफ स्टॉक सेक्टर इंपोर्ट्स 12,000 बेसिकली 149 CR करोड़ के आसपास है, जो हमारे टोटल इंपोर्ट का 0.20% है। सबसे ज़्यादा तो हम तो क्रूड ऑयल वगैरह इंपोर्ट करते हैं ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? एनिमल फीड एंड फॉडर कंस्टिट्यूट द मेजर शेयर ऑफ इंडियाज लाइफ स्टॉक रिलेटेड इंपोर्ट। देखिए ये चीज़ हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन अलग चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, और ये चीज़ में हम इंपोर्ट भी करते हैं। ये तो कैटेगरी है ना सिर्फ। तो इंपोर्ट में सबसे ज़्यादा नंबर है हमारा पहला एनिमल फीड और फॉडर ऑर्डर करने में। उसके बाद रॉ हाइड स्किन्स एंड लेदर्स, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे चमड़े की चीज़ें होती है, बेल्ट हो गया, शूज़ हो गया वगैरह वाली चीज़ें। और उसके बाद रॉ वुल, ये भी इंपोर्ट करते हैं हम। तो यही चीज़ें हमने नीचे दी है, मतलब रिपोर्ट ने नीचे दी है, मैं तो बता रहा हूँ सिर्फ आपको। एनिमल फॉडर एंड फीड नंबर 1 पे है, रॉ हाइड एंड स्किन्स नंबर 2 पे है, और थर्ड नंबर पे क्या चीज़ इंपोर्ट करते हैं, तो रॉ वुल इंपोर्ट करते हैं। ओके, ये एरिया वाइज है। ये क्या बोल रहा है देखिए कि एरिया अंडर द फॉडर क्रॉप्स एंड परमानेंट पास्चर्स एंड अदर ग्रेज लैंड्स, मतलब फॉडर क्रॉप्स के अंतर्गत एरिया सबसे ज़्यादा कितना है या फिर कितना है, ये चीज़ वो बोल रहा है। तो ये देखिए ये परमानेंट पास्चर्स और अदर ग्रेजिंग, तो इतना एरिया कवर कर लिया है, मतलब क्रॉप को छोड़ के सिर्फ चराई के लिए। और ये 6387, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, क्या इंपॉर्टेंट है ये देखते हैं। हाँ, ये पूछेगा आपको कि शेयर ऑफ मेजर स्टेट्स अंडर फॉडर क्रॉप एरिया, मतलब कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा एरिया है जो फॉडर से कवर है, मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे फॉडर से ज़्यादा एरिया कवर किया गया। तो उसका आंसर रहेगा राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान में देखिए, राजस्थान ओवरऑल एरिया वाइज भी बड़ा है, तो उसमें फॉडर वाला एरिया भी ज़्यादा है। ओके, तो इसको याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन वो पूछ सकता है। उसके बाद 9 चैप्टर इंडियन लाइफ स्टॉक सेक्टर इन इंटरनेशनल कंटेक्स्ट। अभी यहाँ पे हम रैंकिंग देखेंगे। सो देखिए, बोवाइन एनिमल कैटल बफेलो हैव बीन अकाउंटिंग 96% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसमें ऊपर क्वेश्चन आया था नाबार्ड में। अभी देखिए कि इंडिया स्टैंडिंग आउट एज ए ग्लोबल लीडर विद अ 25% शेयर ऑफ टोटल ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन, मतलब मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 है, लेकिन ग्लोबल का हम 25% शेयर में है वहाँ पे। ग्लोबल बफेलो पॉपुलेशन देखिए इतनी थी 209 मिलियन, 98% वहाँ पे सिर्फ एशिया में थी। सो एशिया एज ए की प्लेयर इन डेयरी प्रोडक्शन। चाइना इज़ द वर्ल्ड्स लीडिंग एग प्रोडक्शन। हम एग प्रोडक्शन में नंबर 2 पे थे, लेकिन नंबर 1 पे कौन है, तो चाइना है। ओके, ये चीज़ें नीचे भी देखेंगे हम। यहाँ पे देखिए ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन शेयर बाय स्पीसीज, तो सबसे ज़्यादा जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो काऊ से होता है 81% या दुनिया में, और उसके बाद बफेलो में आता है। हमारे यहाँ पे ओवरऑल कैटल से हमने देखा था कि 54% के आसपास और 31% के आसपास इंडिजिनस बफेलो से होता है। लेकिन आप ओवरऑल इंडिया छोड़ के बाहर देश देखोगे या फिर पूरा कंट्री देखोगे, पूरा वर्ल्ड देखोगे, तो काऊ से ज़्यादा सबसे ज़्यादा ये होता है। अब ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि मिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड सबसे नंबर 1 हम ही है, इंडिया। ये 2023 का है, हम जो भी 25 का पढ़े ना अभी, इसलिए तो कि यहाँ पे कितना आएगा, तो 24/7 247 समथिंग मिलियन टन्स। तो इंडिया इज़ द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। उसके बाद कौन आता है, USA आता है, उसके बाद पाकिस्तान आता है, उसके बाद चाइना, उसके बाद ब्राज़ील, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा ये इंडिया, USA, पाकिस्तान, चाइना यहाँ पे 4 नंबर पे है।
देखिए इंडिया, उसका शेयर कितना है 25% है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था 25% शेयर। यूएसए का देखिए, इनका तो छोटा ही है यार, 10%, 7%, 5%, 4%, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन तो हम ही करते हैं। एक प्रोडक्शन में हमारा नंबर है दूसरा, सबसे पहला नंबर है चाइना का। ओके, तो ये दो नंबर याद रख लिए, चाइना नंबर 1, इंडिया नंबर 2, ये याद मत रखिएगा, इंडोनेशिया, यूएसए, ब्राज़ील, ठीक है। एक प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा चाइना 37% और इंडिया का कितना, देखिए यार हमारा कुछ भी नहीं है यार, ये 37% कवर कर रहा है, मतलब ये 4.5 टाइम्स के आसपास देखिए। तो चाइना में देखिए सबसे ज़्यादा तो अंडे तो चाइना में ही होते हैं, इंडिया तो सिर्फ 8% है ग्लोबल एक प्रोडक्शन में, तो ये भी याद रखना है आपको, 8% ओनली। जैसे उसने क्वेश्चन पूछा था ना कि मिल्क का हम 25% करते हैं और अंडे में कितना करेंगे, तो 8%, तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। और चाइना नंबर 1 वो 37%। मीट प्रोडक्शन में हमारा नंबर है चौथा, ठीक है, हमने ये ऊपर भी देखा था। सबसे ज़्यादा मीट कौन प्रोड्यूस करता है, तो चाइना, उसके बाद यूएसए, ये बीफ लोग खाते हैं ज़्यादा, ठीक है। सो चाइना मीट प्रोडक्शन में नंबर 1, उसके बाद यूएसए, उसके बाद ब्राज़ील है, उसके बाद इंडिया है। ओके, तो इंडिया नंबर 4 पे है, तो इसलिए उसके ऊपर भी याद रखिए चाइना, यूएसए, ब्राज़ील। यहाँ पे देखिए चाइना सबसे ज़्यादा, उसके बाद यूएसए, उसके बाद ब्राज़ील, और ये हम 3%, ओनली 3% मीट प्रोडक्शन में। ओके, सो ये मैंने आपको थोड़ा और भी दे दिया है बहस का, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक 2025, जो रिपोर्ट नवंबर 2025 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको अगर कुछ डेटा याद होता है ना, तो आपको वो डिस्क्रिप्टिव में भी हेल्प करेगा, ऐसे में भी हेल्प करेगा। ओके ओके गाइज, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नाबार्ड के एनुअल रिपोर्ट्स, उसके शायद अलग अलग लेक्चर्स आएंगे, क्योंकि नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट इज़ वेरी ह्यूज। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।